भाग्य मिली तो पहले ही दिन प्रदेश की राजधानी में आकर जिन मीडिया के मित्रों ने वर्षों तक हिमाचल के लिए रिपोर्टिंग की हुई, यहां से आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिल रहा है। और अब तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपसे ज्यादा मिलना भी होगा, ज्यादा जानकारियां भी प्राप्त होंगी और हम इकट्ठे मिलकर कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आने में थोड़ा विलंब भी हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में था कि क्योंकि लोकसभा का सत्र बहुत नजदीक था, सबको नई जिम्मेदारियां मिली थी और लोकतंत्र में जब दोनों सदनों की कार्रवाई होती है तो ये उचित होगा कि सभी मंत्री जनता से जुड़े हुए विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें और सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ वैसे ही सभी मंत्री अपने अपने राज्यों के कुछ दूसरे राज्यों में भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में गए। मेरा भी ये 5 दिन का दौरा, पहले 3 दिन का प्रस्तावित था, लेकिन फिर बाद में 5 दिन का दौरा बना, ताकि चारों संसदीय क्षेत्र 623 किलोमीटर इन सब में होते हुए चारों लोकसभा के 37 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे। 8 जिले इसमें कवर होंगे और लगभग 90 कार्यक्रम इसमें होंगे। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वहां से शुरुआत हो, लेकिन तय ये किया गया कि प्रदेश की राजधानी में पहले आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। और कल से ही जब चंडीगढ़ में मैं सुबह 4:30 बजे पहुंचा तो हिमाचल भवन का भी जो रिसेप्शन का हॉल है, आप सबने देखा ही, वो भी छोटा पड़ गया, बाहर भी छोटा पड़ गया। तो ये अपने आप में दिखता था कि प्रदेश के लोगों में इंतजार जरूर था, देरी जरूर हुई आने में, लेकिन प्यार, स्नेह, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं रही। परमाणु बैरियर पे भी, परमाणु में भी जब हम एंटर किए तो प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में थे, डॉक्टर राजीव सहजल जी साथ में थे, आदरणीय सुखराम चौधरी जी साथ में थे, राजीव बिंदल जी साथ में थे, पार्टी के नेता बाकी भी थे। भारी बारिश के बावजूद भी कोई वहां से हटा नहीं, सब वहीं पर बने रहे। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी किए। हिमाचल प्रदेश के तो लगभग हर जिले में ही कार्यक्रम किए हैं। ये एक अलग सा उत्साह था, भावुकता भी थी, गर्मजोशी भी थी। बुजुर्ग जो थे वो थोड़े भावुक थे, बुजुर्ग में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे या जनता थी वो थोड़ी भावुक भी थी, प्रसन्न भी थी। युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को भी मिला। और कहीं ना कहीं कल मैं भी थोड़ा ज्यादा भावुक रहा, क्योंकि मेरा अपना संसदीय क्षेत्र नहीं था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने जिस तरह से स्वागत किया वो शायद मेरी उम्मीदों से भी बहुत ऊपर था। शोगी में भी हमारा था कि चलते चलते बाजार में मिलेंगे, लेकिन सैकड़ों लोग वहां भी इकट्ठे, तो वहां पर भी जनसभा करनी पड़ी। जनसभा मीन्स कि उनको संबोधित करना पड़ा। शिमला में भी हालांकि 3.5-4 घंटे हम लोग लेट हो गए, लेकिन उसके बावजूद पीटर हॉफ का हॉल बहुत कम कार्यक्रमों में खचाखच भरा होता और उसके बाहर तक भी पूरा भरा रहे, ये अपने आप में असाधारण था। मैं तो इतना ही इसके बदले में कहूंगा कि ये जो प्यार, आशीर्वाद, ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखाया है,
ये मैं अपने साथ अपनी स्मृतियों में तो लेके ही जा रहा हूँ, संजो के जा रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास भी दिला रहा हूँ। जो विश्वास मोदी जी ने दिखाया है, हिमाचल की जनता ने, इस विश्वास को और मजबूत करूंगा। पिछले 2 वर्षों में भी वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश के लिए संभव हो पाया वो भी किया। 3 तो हमने बजट ही दिए थे, उसके अलावा 6 मिनी बजट दिए जब आपदा का समय आया। देश को आपदा कोविड की महामारी के समय निकालने में मोदी जी ने जो दिन रात काम किया उसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि 3-4 लोग जो उन मीटिंगों में बैठते थे उसमें एक मैं भी था। देश के प्रति जो उनका समर्पण है वो मुझे लगता है वो बहुत एक अलग लेवल पर है। आत्मनिर्भर भारत बनाना, कहीं से तार हिली है मुझे लगता है माइक की। आत्मनिर्भर भारत बनाना ये केवल एक स्लोगन नहीं है, इसके लिए हर सेक्टर में वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको देखकर काम करते हैं। मुझे भली भांति याद है कि जब ये एक ही आदमी का काम है, बाकी लोग इतना मत हिलिए, जब आपदा का समय था तब भी आदरणीय मोदी जी आपदा में अवसर देखने का काम करते थे। जहां एक और कोविड वैक्सीन बनाने के लिए देश के साइंटिस्ट के साथ बात करते थे, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करते थे कि स्केल अप कैसे करना है, वहीं दूसरी ओर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को और बढ़ावा मिल सकता है, आत्मनिर्भर बन सकते। फॉर एग्जांपल डिफेंस। शायद ही दुनिया का कोई देश ऐसा सोच रहा हो कि इस महामारी के समय भी कोई देश ऐसा सोच रहा होगा कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कम करने, मेक इन इंडिया ज्यादा करने, आत्मनिर्भर ज्यादा करना है। और उसी कोविड-19 के समय 200 आइटम्स ऐसी तय कर दी जो केवल मेक इन इंडिया होंगी। कोल एंड माइनिंग की, कोल बाकी जगह से इंपोर्ट होता है, उसको कम कैसे करना है उसके लिए निर्णय कर दिए। रेल जितना समय लेती थी उससे 50% समय लेना शुरू कर दिया और मुनाफा करना उस दृष्टि से शुरू किया। माल भाड़ा भी उस तरह से, पूरा कुल मिलाकर ढुलाई में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। अब स्पेस का सेक्टर था, दुनिया भर के देश, वहां की स्टार्टअप्स, एलॉन मस्क से लेकर बाकियों की कंपनियां जो है उसमें काम करती थी, लेकिन हमारे देश में सुविधा नहीं थी। स्पेस का सेक्टर भी लोगों के लिए खोल दिया। आज आप विश्वास मानिए इतने लोग उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जिसकी शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो विजनरी है। भारत को अमृत महोत्सव आजादी के 75वें वर्ष में जहां एक जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने के लिए वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पर 75वें वर्ष में संकल्प लेकर शताब्दी समारोह तक 100वीं वर्षगांठ पर सिद्धि करने का भी एक रूट बना रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। मैं तो आपसे लाइटर नोट पे साझा कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं मंत्री बना उसके साथ साथ ही ओलंपिक्स शुरू होने लगी। मैं खेलों के साथ तो सन 2000 से जुड़ा हूं, 21 वर्ष मुझे हो गए। प्रधानमंत्री पहले के भी बुलाते थे, औपचारिकता होती थी, आते थे, चाय पीते थे, गपशप, फोटो ही चले जाते थे। आपदा के समय भी प्लेयर्स के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ना, उनके परिवारों से बात करना, यहां तक जानकारी रखना कि किसको क्या इंजरी हुई थी, उसको कितना सुधार हुआ है, कौन उसका कोच है, क्या वो खाते हैं। ये आम बात नहीं है, हम लोग इसको ज्यादा बहुत कई बार नोटिस नहीं करते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री, 135 करोड़ की आबादी के देश का प्रधानमंत्री, 128 मेंबर्स का कंटिंजेंट जो आज का सबसे बड़ा गया, उसके प्लेयर्स के बारे में भी जानता है।
फिर उनको कहता वापस आओगे तो मिलेंगे, ना केवल मिले, लाल किले पर बुलाया भी। वो उनको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखते हैं। होड़ लगी थी लोगों की अनाउंसमेंट करने की, इस खिलाड़ी को ये दो तो वो दो, देना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मांगा। मुझे भी लगा अचानक से कि एकदम से प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सबसे कुछ मांग सकता हूं, तो मांगा भी क्या कि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो। वी हैव टू लुक आफ्टर द malnourished children, because that's a big challenge for India, and not only the 112 aspirational districts. It should be a mass movement, more awareness, and they requested these Olympians to go and visit at least 75 schools, tell children what they should eat and how to stay healthy and how to stay fit. तो एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए भी ओलंपियंस को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने का काम किया। और हमारी उसके बाद अगली कैबिनेट बैठक हुई तो वहां पे यहां पे भी अनौपचारिक तौर पर उठते उठते कहा कि आपको, यानी कि स्मृति जी को, मुझे, हम लोगों को तैयार करके देना है कि किस क्षेत्र में कौन बच्चों को, हर किसी की अपनी, हिमाचल में कुछ और खाते हैं, केरल में कुछ और खाएंगे, पूर्वोत्तर में खाने की अलग अलग डिशेस हैं, तो उस दृष्टि से भी प्लान करने के लिए कहा गया कि क्या क्या करना चाहिए। यानी कि उनके लिए कुछ भी बात एक स्लोगन नहीं, उसको लागू करने के लिए वो इतनी गंभीरता से गहराई में जाते हैं। ये एक बहुत सीखने को उनके साथ मिला। दूसरा, खेल भावना को या खेल को और प्रमोट करने के लिए स्कूलों में जाके खेलें भी, तो उस बच्चे को याद रहेगा भारत का वो खिलाड़ी जो ओलंपियन है वो मेरे साथ आकर खेला। जहां तक विकास की बात है, कोविड के समय हम सब लोग मिल रहे हैं। दुनिया के कितने देश 55 करोड़ वैक्सीन दे पाए? अगर आज आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसने मेक इन इंडिया वैक्सीन भी और 55 करोड़ वैक्सीन भी देश के हर राज्य को देने का काम किया। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। यही नहीं, पिछले साल 94,000 करोड़ रुपया बजट था, 94,000 करोड़ रुपीस, जिसको बढ़ाकर हमने 2,23,000 करोड़ रुपया कर दिया। $15,000 करोड़ रुपया पिछली बार महामारी के समय से पहले दिया था। महामारी जब शुरू हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक की, और इसके बाद अब भी पेडियाट्रिक केयर को ध्यान में रखते हुए कि कहीं थर्ड वेव की आशंका ना हो, वो क्या चुनौतियां ला सकती हैं। जैसे सेकंड वेव में आप में से भी किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, तो थर्ड वेव की क्या चुनौती हो सकती है, उसको देखते हुए 23,123 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसके लिए भी किया। और यही नहीं, एक ये वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मैं कहूं, इन कॉन्टिन्यूटी भी था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी हिमाचल प्रदेश के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो, और बहुत सारे, जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है, 150 करोड़ रुपए का वो है, वहीं पर एम्स 1351 करोड़ का है। तो 3 मेडिकल कॉलेज भी लगभग 600 करोड़ रुपए के इनके लिए दिया है, और ये भी अब बढ़ गया है। और 2 टेरिटरी केयर सेंटर्स जो हैं, ये आरसीसी शिमला और आरएच मंडी के लिए दिए गए, लगभग 90 करोड़ इस पर खर्च होगा। 6 ट्रॉमा सेंटर्स ये हमने अलग से दिए, टांडा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर, चंबा और शिमला में 17 करोड़ रुपए एक की लागत है, कुल 47 करोड़ इस पर खर्च होगा। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैसा दिया, और नेशनल हेल्थ मिशन को हमने सीएचसी पीएचसी की अपग्रेडेशन के साथ साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग्स बनाने के लिए भी 1432 करोड़ वो भी दिए।
और ऊना के पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में भी 437 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश को भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेल्थ के क्षेत्र में भी मिले। विकास एक तरफ, मैं सारी उस पे योजनाओं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज तो केवल आपसे मिलने का ही दिन रखा था और आपके कुछ प्रश्न लेंगे ताकि आपके मन में क्या है। एक बात कल के फंक्शन में जरूर कही, मेरे मन में थी वो, और शायद आज तक आपको उसका थोड़ा रिजल्ट भी पिछले 1.5-2 साल में देखने को मिलता, लेकिन कोविड के कारण मैं नहीं कर पाया। वो मेरा व्यक्तिगत इच्छा थी करने की, मैं कोई सरकार की तरफ से वो नहीं कह रहा हूं। हिमाचल की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसको दिखाने की बहुत आवश्यकता है। आई थिंक द टाइम हैज कम टू promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions. From Kinnaur, Ketli to Chamba ka Thal, Chamba ka Rumal. From Guler paintings to Kangra paintings, Rorik painting, Rorik Art Gallery. Dance फ्रॉम नाटी, शिमला नाटी, अब बाकी जगह की नाटी भी, अलग अलग क्षेत्रों का अपना अलग अलग कल्चर है। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है। और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं आज भी, जो आजादी से पहले के, जहां छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। चंबा, नूरपुर से लेकर बाकी सब जगहों के नाम, नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है, ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। और ये जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के ऊपर है। तो मेरा अपना संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए तो ये है, मैं सबको कहता हूं, आप सबको एक एक संकल्प जरूर लेना चाहिए जो हमें 75वीं वर्षगांठ से शताब्दी समारोह तक लेकर जाना है। मैंने अपना कला और संस्कृति को लेकर हिमाचल को लिया है, इसके फोकलोर से लेके आर्ट एंड कल्चर तक। और मैं चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को कहना भी, आप भी कोई एक क्षेत्र चुनिए, किसी को स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे मन में था, मन के बहुत करीब ही एक सब्जेक्ट है। जैसे खेल मेरे मन के बहुत करीब था, तो मैंने स्टेडियम एक बनाया, कई और बनाए, कई एकेडमीज बनाई। लेकिन मुझे लगता था कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार स्वरोजगार के बहुत अवसर होंगे और हिमाचल की टूरिज्म के साथ साथ, देवी देवताओं के देवभूमि के साथ साथ, देवी देवता यानी कि देवभूमि में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो इसलिए भी ज्यादा रिच है क्योंकि देवभूमि है, इसलिए इसमें मिठास भी ज्यादा है। इसलिए आप यहां की पेंटिंग्स को देखिए, आज भी वो दुनिया में कुछ भी प्रभाव छोड़ सकती हैं। वी नीड टू रिवाइव दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न ले सकते हैं। ठाकुर साहब, आपने खेल में जगत दुनिया में नाम कमाया, पर ये शिमला का राजधानी का प्रस्ताव भी रहा पूर्व सरकार में स्टेडियम को लेकर इंटरनेशनल, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो मैं बड़ा स्पष्ट हूं कुछ बातों में, और इसको बिल्कुल आप क्लियर तरीके से ही लें। स्टेडियम जहां पे भी बन सकता है, एकेडमी जहां पे बन सकती है, उसके लिए जमीन चाहिए। जहां जहां जमीन मिलेगी वहां वहां हम खेलों के सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और शिमला में एक्टिविटीज ज्यादा हो, शिमला में टूरिज्म प्रमोट हो, शिमला एक हब बने एक्टिविटीज का,
उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए लोग यहां पर आकर्षित हों, और वो तय करना है यहां पर क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कुछ बातों पर राजनीतिक दलों में केवल कटाक्ष करने की ही ना रह जाए, हिमाचल के हित में हम क्या ला सकते हैं। जैसे हम एम्स लाते हैं, पीजीआई लाते हैं, मेडिकल कॉलेज लाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाते हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी लाते हैं, एजुकेशन के लिए लाते हैं, हेल्थ के लिए लाते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं। अगर एक स्वर के साथ वो बात कही जाए कि करना है हिमाचल के हित में, तो कौन रोक सकता है। और इससे बड़ा अवसर कब होगा। और मुझे लगता है ऐसा कुछ बने कि दुनिया देखने उसके लिए आए, खेलने तो आए, देखने भी आए। आज धर्मशाला स्टेडियम में आपसे शेयर कर लेता हूं, कम से कम 5 लाख लोग केवल साल के धर्मशाला स्टेडियम को देखने आते हैं, कम से कम 5 लाख लोग। और धर्मशाला का आप 2007 से पहले का आंकड़ा निकाल लीजिए टूरिस्ट का, और आज का निकाल लीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा क्या केवल एक स्टेडियम ने कैसे बदलाव किया। क्योंकि टेलीविजन हैज अ बिग रोल टू प्ले एंड दैट शोकेस्ड इन अक्रॉस 200 कंट्रीज। तो इसलिए शिमला तो वैसे भी अंग्रेजों के समय की राजधानी भी रही, समर कैपिटल रही, तो इस दृष्टि से आप इसको कहां लिंक कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर, पंकज शर्मा, बीबीसी से। मेरा सवाल है सर, जैसे खेल नीति की बात करते हैं हम स्कूल्स में देखते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या पूरे देश की बात करते हैं, जो नर्चर्ड होते हैं बच्चे से प्राइमरी स्कूल में, लेकिन जो उनका आगे का फ्यूचर होता है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी या कोई स्पेशल स्कूलिंग या कोई खेल नीति। मैं बैठे बैठे एक बार सोच रहा था कि ये भी आंकलन करना चाहिए कि 10वीं के बाद कितने बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद कितने छोड़ते हैं। क्योंकि एक पड़ाव ऐसा आता है हर किसी की जिंदगी में जब उसको निर्णय करना पड़ता है आगे क्या करना है। उसी तरह से खेलों में भी होता है, एक एज आती है जिसके बाद आपको देखना पड़ता है कि इसमें करियर है कि नहीं है। तो हमने खेलो इंडिया जब कार्यक्रम शुरू किए, और मैंने प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ में करता था जिसमें 60-70 हजार बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र के पार्टिसिपेट करते हैं, जो खेलते हैं, देखते तो लाखों हैं। तो उसमें एक नई स्फूर्ति देखने को मिली, नई ऊर्जा देखने को मिली कि कैसे बच्चों को एक नया अवसर मिला। हमारा प्रयास रहेगा कि देश भर में ऐसे इवेंट्स हो जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मास पार्टिसिपेशन हो, एक तो वो रहेगा। दूसरा, खेलो इंडिया गेम्स जो हम करवाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिली, पहले से दूसरे साल में दुगना हो गया। अब लीग्स कुछ सक्सेसफुल हुई, आप कुछ देशों का मॉडल देखेंगे वहां पे लीग्स बहुत चलती हैं, जिसके कारण कोई देश के लिए नहीं भी खेल पाता, किसी क्लब के लिए खेलता तब भी बहुत पैसा कमाता है। हमारे यहाँ की मैच्योर उतनी स्पोर्ट्स का फील्ड नहीं हो पाई अब तक, लेकिन आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर होगी। जब स्टार्स ज्यादा अलग अलग खेलों में पैदा होने शुरू होते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलती, ज्यादा बच्चे उसमें आते हैं। तो सरकारें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो राज्य की सरकारों को भी, कॉरपोरेट्स को भी, छोटे बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के भी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी उसमें बहुत काम करना है। और केंद्र सरकार ने तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स इसकी शुरुआत की, जिसके ऊपर एलीट एथलीट्स को हम देश भर में ट्रेनिंग कराते हैं और विदेश में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और मैं आप सबके लिए ध्यान के लिए बताऊं, कई खिलाड़ियों की तो 400-400, 500-500 दिन विदेश में ट्रेनिंग हुई है, 1200-1200 दिन देश के अंदर ट्रेनिंग हुई, सारा खर्चा भारत सरकार ने सहा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हमने साई की तरफ से खोले, उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। साई ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, उसमें खेलो इंडिया अकेडमीज 268 खोली, 1000 अकेडमीज हम अगले 1-1.5 साल के अंदर इसको कर देंगे। अधिकतर स्कूलों में पीटी टीचर और डीपी टीचर नहीं है। स्कूलों में जो बच्चे हैं वो खेल नहीं पाते, इस वजह से पीटी पीरियड होते हैं लेकिन खेल नहीं होता। तो क्या मैंडेटरी किया जाए कि स्कूलों में पीटी पीरियड में स्कूलों? अच्छा सवाल आपने पूछा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है उसमें एक विशेष बल खेलों के ऊपर दिया गया है।
और इसे एक बड़ा बदलाव आएगा जहां पर केवल औपचारिकता मात्र खेल नहीं होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बच्चों के विकास के लिए शारीरिक मानसिक तौर पर भी, एक टीम के रूप में भी, और निर्णय लेने की क्षमता। देखिए खेलों में क्या है, आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव उसमें बहुत तेजी के साथ देखने को मिलते हैं। किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे, कभी नीचे जा रहे ऊपर जा रहे, तो निर्णय लेने की क्षमता बनती है। हार जीत क्या होती है उसको जानने का अवसर मिलता है, उससे आपकी एक लीडरशिप क्वालिटीज भी खड़ी होती है। इट मेक्स यू मोर स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली बोथ। सो इसलिए भी उसको बल दिया जा रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले टाइम पे रहेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या हम अनुराग ठाकुर को भविष्य में प्रदेश का मुखिया के रूप में देख सकते हैं? मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूं, और उस जिम्मेदारी को लेकर मैं हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कर सकता हूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कई बार ये जो चर्चा होती है कि कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पद से कुछ नहीं होता। कर दिखाने की सोच के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ आप कुछ कर पाते हैं। तो जो भी मिलता है उस पर कुछ कर दिखाओ, उससे ये सिद्ध होता है कि आपने न्याय किया है जो आपको अवसर मिला है। तो मुझे जहां पर अवसर मिला मैं उसके साथ पहले एज ए एमपी न्याय करता रहा अपनी तरफ से। मुझे एमओएस फाइनेंस बनाया गया, मेरा कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं जो भी 2 वर्ष में कर पाया, सीखने का प्रयास भी किया, कुछ करने का प्रयास भी किया। और ये भी मेरे लिए कुछ नई फील्ड है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि जो लोग भारत के इतिहास में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आज तक रहे, वो आप सबसे छिपा नहीं है। इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं, बड़े लोगों ने इसको पहले हेड किया है, और मुझे तो ये देखना है कि मैं, जो मोदी जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, पूरे हिमाचल प्रदेश को एक जो मान सम्मान दिया है, मैं उनकी कसौटियों पर खरा उतर पाऊं और हिमाचल का मान सम्मान बढ़ा पाऊं। सर, सिरमौर जिले का हाटी समुदाय लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर डिमांड कर रहा है, तो सर क्या आपकी प्राथमिकता में है, क्योंकि 3 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, 3 लाख लोगों को? मैं भी उसको उठाता रहा, सुरेश कश्यप जी उठाते रहे, इससे पहले वीरेंद्र कश्यप जी भी उठाया। निरंतर प्रक्रिया, इसके लिए प्रोसेसेस है, रजिस्ट्रार जनरल से लेके होम मिनिस्ट्री से लेके बाकी सब इस पे कार्रवाई होती है, और हम दोनों उसको फॉलो अप करते हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे पर्सनल है थोड़ा सा। हमने वो दौर देखा है जब आप क्रिकेट के लिए लड़ते थे हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश, और आज आप केंद्रीय मंत्री हैं। क्या उस वक्त आपके मन में राजनीति में आना था, और अब आप केंद्रीय मंत्री है, तो कितना बड़ा एक? मुझे लगता है जब खेलों में राजनीति आई तो उसके बाद ही मैं राजनीति की ओर मुड़ा, उससे पहले तो था ही नहीं। और मेरा प्रयास रहेगा कि खेलों का राजनीतिकरण उस दृष्टि से, ना राजनीतिकरण की मैं बात करता हूं कि खेलों में भी जब किसी को पद मिलता है तो उसको उनके साथ न्याय करना चाहिए। सर, वो केवल आपको एक कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, आप उस कुर्सी के माध्यम से देश के युवाओं का या अपने राज्य के उस खेल के खिलाड़ियों का भविष्य संवार सकते हैं। I want to ask a question. I mean, linked to what you just said, are you in favor of politicians heading sports associations if they have played the game, all right? But if they have no association whatsoever with the game, are you in favor of politicians heading sports bodies? I think this question has come time and again, and my viewpoint, my personal viewpoint from the day one is, and let me elaborate on this. It is very important to elaborate, otherwise I think, one, who should be the administrator? Anyone who has the administrative capabilities and the capacity. Who should be the coach? It is not important that he should have played the same game, and there is example over globally that many who have not played the game has been a very successful coach as well. And there are many examples also, the players who have played but were not very successful coaches as well. The federations and associations are unanimous, are bodies who have the independence to elect their members and the office bearers.
and they have their own rules and regulation to follow, and anyone who qualifies according to that. For example, Mr. I.S. Bindra was an IAS officer, but the credit goes that he built the Mohali Stadium. Mr. Panda was the General Secretary, he was also an officer to him. Similarly, Mr. Arun Jaitley and Mr. Sharad Pawar was politicians, but they built the DDCA Delhi and the Mumbai Stadium. Now there are also good instances where Brijesh Patel and others who were also players and were good administrators as well. So I think let it be up to the associations and federations to elect their members and the office bearers. There are set guidelines and principles for that, and anyone who qualifies. और मैं एक बात और कहता हूँ, अगर एक नेता समाज के 10 काम कर सकता है, हर क्षेत्र में काम कर सकता है, तो खेल संस्था क्यों नहीं चला सकता? अनुराग जी, मेरे दो छोटे-छोटे सवाल हैं आपसे. Hello, excuse me. I am from PIB Shimla. My name is Tariq, Deputy Director there. Sir, under the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas of Honorable Prime Minister, what will be your clear-cut message for the common masses of Himachal Pradesh, irrespective of caste, color, creed, religion, and political affiliation or ideology, for ensuring equitable and just socio-economic development of the state of Himachal Pradesh? Sir. मैं पहला तो कहूं, अगर आप सबने प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का भाषण सुना होगा, जब उन्होंने पूर्व में कहा था सबका साथ सबका विकास, उसको भी लागू करके दिखाया. और शायद यही कारण है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में मिला, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, हर परिवार को शौचालय मिला, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई गई, LED बल्ब दिए गए. और यही नहीं, आपदा के समय मुफ्त वैक्सीन भी जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर सबको दी गई. 15 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को राशन अनाज दिया गया मुफ्त में. इस बार के भाषण में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, मैं रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूं, सबका प्रयास, जन भागीदारी से जन आंदोलन, अमृत महोत्सव के समय, लेट मी रिपीट इट अगेन, जन भागीदारी से जन आंदोलन अमृत महोत्सव के समय संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए अगले 25 वर्षों तक हमें चाहिए, और इसलिए सबका प्रयास साथ में जुड़ता है. जी कौन? मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है जी. एक तो ये है कि जो 75 स्कूल्स में आ रहे हैं ओलंपियंस, क्या उसमें कोई हिमाचल का स्कूल भी है, ताकि वो एनकरेज हो सके हमारे हिमाचल के स्पोर्ट्स पर्सन की. सेकंड मेरा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स को लेके, ओलंपिक्स में हम उतना नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं. ये देखने में आता है कि गरीब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो रस्सी पे चल रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, हमें दिख जाते हैं मदारी टाइप करते. क्या उन बच्चों को उठा के भी आपका चाइना या रशिया की तरह ट्रेन करने का है, क्या हम और पदक ले सके? ये अगर आप अभी भी देखें तो जिन खिलाड़ियों ने अच्छा किया उनकी पृष्ठभूमि को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए. बहुत गरीब घरों से आते हैं जहां पे शायद सामान्यतः उनकी डाइट का पैसा भी खर्च ना उठा पाए, लेकिन भारत सरकार ने वो मदद की उनको कैंप्स में. मैंने आपको उदाहरण दिया था 400 दिन विदेश में, 1100 दिन देश के अंदर. तो आप कल्पना कर सकते हैं 4-4 साल तक हैंड होल्डिंग की गई, तब जाके यहाँ तक पहुंचे. तो जब मीडिया इनका उल्लेख या सोशल मीडिया पर भी आजकल आता है, तो ऐसे जैसे जैसे प्रतिभाओं को आप देश के कोने कोने से बताएंगे, हम लोग भी उनको पिक करेंगे. एक तो वो, और पहला सवाल आपका था, जो ओलंपियंस आए हैं वो राज्यों में जाएंगे. हिमाचल प्रदेश के आशीष सुंदरनगर से, जत्तर स्कूलों में वो जा सकते हैं. वरुण है चंबा से, वो 75 स्कूलों में जा सकते हैं. तो 150 स्कूल तो यहीं हो जाते हैं, और इसका प्रयास करना चाहिए, इसका प्रोग्राम बने कि 150 स्कूलों में कितनी जल्दी वो जा पाए. अनुराग जी, प्रदेश के कल्चर को शोकेस करने की आपकी योजना है, आपने संकल्प किया है, तो इसके लिए क्या दूरदर्शन को आप प्रमोट करेंगे हिमाचल में, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट डेवलप करेंगे प्रॉपर? देखिए, मैं एक बात कहूं कि केवल दूरदर्शन क्यों, मैंने केवल हिमाचल तक ही उसकी बात नहीं की, या मैंने केवल देश तक नहीं, मैंने दुनिया तक. और मैंने कभी भी, मुझे तब भी लोग यही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे जब मेरी उम्र 26 साल की थी,
और मैंने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का नींव पत्थर रखा, तब भी मुझे आज भी याद है कि धूमल जी नींव पत्थर रखने आए तो पीछे से अपने कुछ लोगों ने कहा ये तो नाम करने वाला डुबाने वाला है इनका, कि वो तो बजट के बिना कहीं नींव पत्थर नहीं रखते, ये तो एसोसिएशन के पास 7 कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 2 रजिस्टर, ये हालत है, ये पता नहीं क्या करेगा। लेकिन हमने वो भी ठीक करके दिखाया। कोई आज ये नहीं कह सकता कि हमने नींव पत्थर रखा तो हमने 10 साल लगाए। हमने वो भी 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम, उस समय इंजमाम उल हक कप्तान थे, उनको बुला के मैच करवाया था और पाकिस्तान की टीम में वर्षों के बाद आए थे। यहां पर भी मैंने कहा मेरा 10 साल का जो अगला एजेंडा है हिमाचल की कला संस्कृति को उस स्तर पे ले जाना, ना केवल देश बल्कि विदेश में भी। तो उसमें दूरदर्शन का तो सहयोग लेंगे ही, साथ साथ में बाकी प्लेटफॉर्म जितने भी अवेलेबल हैं उसका भी सदुपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी आगामी उपचुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जा रही है। भाजपा कौन से मुद्दों को लेकर जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है वो अभी डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप बोल रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन 1000 रुपए पर सिलेंडर के हिसाब से एक गरीब महिला के लिए कितना पॉसिबल है, संभावना है? देखिए, मैं आशा करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना शायद अध्यक्ष चुन ले। अनुराग जी, किसान आंदोलन Sir, we are anticipating the third wave in Himachal, and everywhere we are anticipating that there will be surges cases. Now, can we expect the government to start COVID care facilities in the AIMS Bilaspur? Because आपके बिलासपुर से बहुत पेशेंट्स को इधर ही रेफर करा जाता है शिमला, and many patient dies on the way because बिलासपुर में ऐसे बहुत केसेस आए हैं इस बार। Gaurav ji raised a very relevant question. Let me just answer this. We can protect or we can play a role locally, state-wise, in every nook and corner of the state and in the country also. If we follow the COVID-19 protocols, that will help. और हम सब प्रयास करेंगे कि वो ना हो, और इसीलिए ही जो हमारी क्षमता भी थी आईसीयू की वो कई गुना ज़्यादा बढ़ाई गई। व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत सारी संस्थाओं ने, लोगों ने भी किए। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो 4 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तो मैंने लगा दी, 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने और दे दिए, जिनकी आज कोई हो सकता है ये नेगेटिव भी करे जी पड़े जी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हम तो चाहते हैं उसका इस्तेमाल ना ही हो। लेकिन वो चुनौती भी कहीं आती है तो पहले भी सेंटर्स को सदा बढ़ाया गया, और एम्स के जो डॉक्टर्स थे वहां पर उनको भी हम लोग टेलीमेडिसिन के लिए और सबके लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे। अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे जरूरत ना पड़े, अभी तक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कोविड केयर सेंटर्स वहां पे भी नहीं है, अगर ऐसी चुनौती आ भी जाती है तो वी कैन डू दैट, दैट इज नॉट अ बिग इशू, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। बॉलीवुड को लेकर के हिमाचल सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम कर नहीं पाई है आज तक, तो यहाँ की आर्थिकी और हमारा टूरिज्म और हमारे कल्चरल एक्टिविटीज जो है प्रमोट, ये राज्य का विषय उनको करना है। सर, अफगानिस्तान वाला इंडियन मिनिस्टर, हिमाचल के कई प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लंबित है, जिसमें बल्क ड्रग है, मेडिकल डिवाइस है और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो आपकी प्रायोरिटी केवल हिमाचल के लिए नहीं, देश भर में उसका एक प्रोसेस बना है जिसके अंतर्गत वो डिसाइड करेंगे किस किस राज्यों को मिलेगा। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होती, क्योंकि कोविड-19 करके बहुत सारी चीजों में विलंब भी हुआ, प्राथमिकताएं भी आपकी बदली, आपने जिस तरह से कोविड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग देश में करनी शुरू की, बाकी सब फैसिलिटीज अपग्रेड की, तो निश्चित तौर पर वो भी एक बल दिया। और अब आगे बल्क ड्रग पार्क में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं, एपीआई जो उसका रॉ मटेरियल है वो भी देश के अंदर बने। ये भी आत्मनिर्भर भारत की ही सोच है कि 80% तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे उसका कट डाउन हम कर सकें। जैसे मैंने कहा कोयले को कम करने की बात करें, एडिबल ऑयल्स को हम कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उसको कम कर रहे हैं। इसी तरह से बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से जो फार्मा का रॉ मटेरियल है एपीआई उसको भी कम करने के लिए ये कदम है। ये सारे आत्मनिर्भर के ही पहलू हैं कि हमारी निर्भरता जो है
वो इंपोर्ट पर कम हो और स्वदेश में वो ज्यादा बने, जिससे कि रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया आपका आवाज भाई साहब, आपका धन्यवाद सभी पत्रकार बंधु। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।